हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल क्या है। इंडिया के अंदर जो प्लानिंग की गई थी इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ट क्यों है इन तीनों इकोनॉमीज में से। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल है जो रखे गए थे इंडिया के अंदर जब प्लानिंग की गई थी कि इंडिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है। जो लॉन्ग पीरियड गोल्स थे वो कॉमन थे सभी 5 ईयर प्लान्स के अंदर जो जनरली स्टडी करते थे। इस कारण से इसे हम कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग बोलते हैं। वहीं जो शॉर्ट पीरियड गोल थे वो प्लान स्पेसिफिक थे, यानी कि एक प्लान जो बनाया गया था शॉर्ट पीरियड के लिए वो एक स्पेशल किसी पर्पस के लिए बनाया जाता था, स्पेसिफिक होता था, जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान बोलते हैं। जो हर एक प्लान डिजाइन किया जाता था वो एक अलग प्लान होता था, उसका जो ऑब्जेक्ट होता था वो भी अलग होता था, यानी कि अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग प्लान है जो किया जाता था। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर कर दी गई थी, जो ऑब्जेक्टिव्स थे प्लान के, यानी कि जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव रखे गए थे हर एक प्लान के, और जो ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग के, जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव थे प्लानिंग के, ये दोनों शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे जो प्लानिंग के, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, ना कि कॉन्ट्राडिक्ट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे प्लान बनाए गए थे, जो शॉर्ट टर्म प्लान बनाए गए थे, वो लॉन्ग पीरियड के प्लान को अचीव करने के लिए बनाए गए थे, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत नहीं थे। ऐसा नहीं था कि शॉर्ट टर्म जो प्लान का ऑब्जेक्टिव था वो अलग था लॉन्ग टर्म प्लान के ऑब्जेक्टिव से, ऐसा नहीं था, बल्कि शॉर्ट पीरियड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव थे वो इस तरीके से थे कि वो लॉन्ग टर्म के जो ऑब्जेक्टिव थे उनको कंप्लीट कर सके, कंप्लीमेंट हो एक दूसरे के वो। यानी कि जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव थे ये प्लान टू प्लान स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड थे, यानी कि हर एक प्लान का क्या था, एक अलग ऑब्जेक्टिव था। इस तरीके से शॉर्ट पीरियड के लिए जो ऑब्जेक्टिव रखे गए थे प्लान के अंदर, ताकि हम लॉन्ग पीरियड के ऑब्जेक्टिव को है जो अचीव कर सके, या फिर जो कॉमन गोल थे 5 ईयर प्लान के उन्हें अचीव किया जा सके। फर्स्ट आते कि लॉन्ग पीरियड गोल और ऑब्जेक्टिव क्या थे, यानी कि जब इंडिया के अंदर प्लानिंग की गई थी तो किन के ऊपर फोकस किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऐसे लॉन्ग पीरियड गोल और ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे। सबसे फर्स्ट लॉन्ग पीरियड गोल था जीडीपी ग्रोथ करना। जीडीपी ग्रोथ मतलब इंक्रीज करना लेवल ऑफ आउटपुट का इकोनॉमी में, यानी कि अगर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा तो मतलब जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर तो वैसे वैसे जो फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का वो इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से जो फ्लो है वो चलता रहेगा, इंक्रीज होता जाएगा इकोनॉमी में। जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जाएगा लंबे टाइम तक तो इसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो जब जीडीपी ग्रोथ होगा तो इसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। यानी कि जब जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो उससे जो एक कंट्री है गुड्स और सर्विसेज उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है उसका साइज और जो लोगों की इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब एक कंट्री के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज है उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, उनका प्राइस इंक्रीज होगा, जिससे जो लोग हैं उन लोगों की इनकम है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और नई नई इन्वेस्टमेंट है उसके चांस भी बढ़ जाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जिससे जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो भी सुधर जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, इकोनॉमी भी है जो बेटर हो जाएगी। जीडीपी इंक्रीज होना डिपेंड करता है 2 फैक्टर के ऊपर।
फर्स्ट है इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री और सेकंड है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हमने कितना इनपुट लगाया है, उस इनपुट को लगाने से कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, उसे हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ये दो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं जीडीपी को इंक्रीज होने में। इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना कंट्री के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, यानी कि जो कंट्री के अंदर स्टॉक है यूजेबल रिसोर्सेज का, जिसमें हम नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्स को शामिल करते हैं, वो ग्रो होंगी। जो प्लानिंग की गई थी इंडिया के अंदर, उसका मकसद था ये इंश्योर करना कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री के, वो पूरे तरीके से फुल्ली एक्सप्लोर किए जाएं और जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो बढ़िया तरीके से लगातार इम्प्रूव की जाए, बढ़िया बढ़िया नई नई टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा सके, जिससे जो जीडीपी ग्रोथ है वो बिल्कुल तेजी से बढ़ती जाए। ग्रोथ अचीव से मोमेंटम का मतलब क्या है कि एक बार ग्रोथ ऐसे बढ़ती जाए कि कम होने का नाम ना ले। एक बार इंक्रीज हो ग्रोथ तो लगातार बढ़ती ही बढ़ती जाए। सेकंड लॉन्ग टर्म गोल आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन नाम से क्लियर है कि अपडेट जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, उसको अडोप्ट करना ग्रोथ करने के लिए इकोनॉमी में। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे तो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी का जो यूज किया जाए। अगर आउटपुट को इंक्रीज करना है, कैसे कर सकते हैं, या तो पूल ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ा दो या फिर नई टेक्नोलॉजी का यूज कर लो। पूल ऑफ रिसोर्सेज नाम से क्लियर है। पूल मतलब है जहां पे भंडार होता है, जहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मानव शक्ति, पैसा, सामान, जानकारी, सब भरपूर मात्रा में है, जिनका हम एक साथ जो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आज का टाइम है वो साइंस और इनोवेशन का टाइम है। साइंस हमें बताती है नए नए तरीके काम को करने के, चीजों को नए तरीके से कैसे किया जाता है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी होती है फार्म की और फैक्ट्री की, वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है टाइम के बीतने के साथ साथ है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फैक्ट्रीज में, फार्म्स के अंदर नई नई टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाती है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया के अंदर, वो अडोप्ट किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन को इस्तेमाल किया गया, तो जिससे जो उत्पादन की क्षमता थी वो इंक्रीज हो गई, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी पहले के कंपेरेटिवली। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें बहुत तेजी से जो चेंजेस किया गया, जहां पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज करके किसानों ने जो फसल थी उसको बढ़ाया। जैसे चावल और गेहूं है जो वो बहुत ज्यादा पहले के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा उत्पादन है जो उनका इंक्रीज हो गया। ऐसे सीड्स का इस्तेमाल किया जिससे जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, जिसे हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी। यानी कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो सिंचाई इस्तेमाल की गई, बढ़िया नहरें और ट्यूबवेल है जो यूज किए गए, जो उर्वरक कीटनाशक उपयोग है वो किया गया, जिससे जो फसल थी वो पहले के कंपेरेटिवली बढ़नी शुरू हो गई, इंक्रीज होने लग गया जो प्रोडक्शन था। 1960 से 70 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें पंजाब और हरियाणा और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश थे उसको शामिल किया गया। ऐसा क्यों किया गया था, ताकि जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो हमारे देश में हम खुद ही उगाएं और यूज करें। हमें अपने खाने पीने की वस्तुओं के लिए, अनाज के लिए बाहरले दूसरे देशों से जो इंपोर्ट ना करना पड़े। अपने देश में अनाज को ज्यादा से ज्यादा उगाया गया नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ताकि अपने जो देश की जरूरतें हैं अनाज की वो पूरी की जा सके। अपने अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें बाहर के दूसरे देशों से जो अनाज इंपोर्ट ना करना पड़े। इसी कारण से जो किसान थे उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो यूज किया, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज किया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। रिसेंटली जो आईटी रिवॉल्यूशन है उसको रीडिफाइन कर दिया गया, कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू बीपीओ। बीपीओ मतलब कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के द्वारा। यानी कि जो रिसेंटली
हमारे जो देश के अंदर आईटी सेक्टर है उसने ऐसी रिवॉल्यूशन ला दी जिससे जो प्रोडक्शन था उस प्रोडक्शन को करने का तरीका ही बदल दिया। स्पेशली बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के द्वारा। यानी कि पहले प्रोडक्शन का मतलब क्या होता था कि कुछ सामान बनाया जाएगा और जो कृषि उत्पादन है जो किया जाएगा, लेकिन अब आईटी सेक्टर की हेल्प से जो एक देश है उसके अंदर और भी बहुत सारे काम है जो किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कॉल सेंटर, ग्राहक सहायता, डाटा प्रोसेसिंग सेक्टर यूज की जाती है। इस तरह से की जाती है कि जैसे उत्पादन हो। बीपीओ का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है वो अपना कुछ काम, जिस काम में वो खुद एक्सपर्ट नहीं है, वो अपना काम किसी दूसरी कंपनी को दे देती है। ऐसी कंपनी को जो उस काम को करने में एक्सपर्ट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आउटसोर्स करना। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि जो काम मुझे नहीं आता, जिस काम को करने में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं वो अपना काम किसी दूसरी कंपनी को देती हूँ, उस कंपनी को जिस काम को करने में वो एक्सपर्ट है, जिससे कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। तो इस तरह से हमारे जो देश के अंदर जो उत्पादन है अब सिर्फ वो फैक्ट्री में सामान बनाने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसके अंदर आईटी सेक्टर भी इंक्लूड हो गया, जिसमें सेवाएं, डेटा काम, आईटी सक्षम सेवाएं जो वो भी इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी या फिर औद्योगिक विकास तक लिमिटेड नहीं है। इसमें जो सोशल एंगल है, जो सामाजिक दृष्टिकोण है, इसमें भी बदलाव करना है। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ हमें अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी, बल्कि समाज के अंदर जो सोशल है, हमारा सोशल एंगल, उसमें भी चेंज करना है। इसको भी प्लानिंग के अंदर है जो रखा गया। इसका मतलब था कि जो हमारी पहले ट्रेडिशन थी, जो कभी कभी जो हमारी पिछड़ी सोच थी, अब पुरानी सोच को बदलकर एक नई सोच है जिसको अपनाना था, जिससे इकोनॉमी को जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ है जो लिया जा सके, सोशल आउटलुक है वो चेंज हो जाए, जो सोचने का तरीका है वो मॉडर्न हो जाए। इसमें जो प्लानर्स है उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया कन्वेंशनल विजडम की तरफ कि मॉडर्न आउटलुक का जैसे अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब कि इसमें उन इशू को शामिल किया गया है जैसे जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से जुड़े हुए थे। मतलब क्या इसका कि जो पहले पुरानी सोच होती थी उसमें जो फीमेल थी, जो महिलाएं होती थी, उनका जो रोल था वो बिल्कुल लिमिटेड था। उनको जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के तौर पे जिसको भेदभाव किया जाता था, क्योंकि पहले फीमेल्स को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। उनके साथ उनके लैंगिक भेदभाव को लेकर के, जातिवाद को लेकर के जो भेदभाव किया जाता था फीमेल्स के साथ। लेकिन मॉडर्न जो सोच अपनाने का जो मेन मोटिव था वो फीमेल्स को भी मेल्स की तरह जो प्रोडक्शन प्रक्रिया, यानी कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसमें भाग लेने के लिए बोला गया कि जो फीमेल है वो भी मेल की तरह ही प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करेंगी, और जो इकोनॉमिक और सोशल है जो उनका भी जो योगदान रहेगा, यानी कि जो इकोनॉमिक और जो सोशल ग्रोथ है उसमें वो फीमेल भी है जो पार्टिसिपेट करेंगी। इससे क्या होगा कि जो समानता है, समान अवसर है, जो सामाजिक न्याय है, ऐसे मूल्यों को जो बढ़ावा दिया जाए कि सोशल जस्टिस है, जो सोशल प्रोस्पेरिटी है, जिसको बढ़ावा मिले, यानी कि फीमेल को भी मेल के इक्वल है जो इम्पोर्टेंस मिले। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर पहले फीमेल्स को सिर्फ डोमेस्टिक वर्क के लिए रखा जाता था, यानी कि सिर्फ घर में कामकाज करेंगी जो महिलाएं होती हैं, आज जो मॉडर्न एज है उसमें फीमेल्स को है जो प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी गई कि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दो, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दो, और जो सामाजिक निर्णय है तो उनमें भी उनको पार्टिसिपेट है जो करवाया जाए फीमेल्स का। यानी कि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी को चेंज कर दो इनफ नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो लोगों का सोशल जो इमेज था, जो सोशल पर्सपेक्टिव था, उसको भी चेंज करना था। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस का मतलब कि हमें अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए
दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, जो फाइनेंशियल जरूरतें हैं, जो पैसे की जरूरत है वो अपने ही देश से जो पूरी हो जाए, सेल्फ रिलायंस हो इतना हमारा देश। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमें दूसरे देशों के ऊपर जो इसेंशियल सप्लाई है, जो जरूरत की चीजें हैं, वो हमें दूसरे देशों से ना मंगवानी पड़े, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी सफिशिएंट हो जाए कि हम खुद अपने देश में उन वस्तुओं का उत्पादन करें और इस्तेमाल करें। यानी सिंपल सी वर्डिंग में सेल्फ रिलायंस मतलब कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब कि हमें प्रोडक्शन है जो अपने देश में खुद करना है, खुद अपने देश की जो अनाज की जरूरतें उसको पूरा करना है, जरूरी जो चीजें हैं उसके लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया था सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी, ये जो पहले 7 प्लान रखे गए थे, फर्स्ट 7 प्लान थे, उनमें ये मेन ऑब्जेक्ट रखा गया था। क्योंकि यहाँ पे जो प्लानिंग की गई थी इंडिया के अंदर, वो प्लानिंग इसलिए की गई थी कि हमें जो जरूरत की चीजें हैं ना, उन जरूरत की चीजों के लिए हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे डिपेंड नहीं रहना। क्योंकि अगर हम डिपेंड हो जाएंगे तो जिससे जो हमारे विदेशी जो राजनीति है, यानी कि जो पॉलिटिकल प्रेशर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, वो बढ़ जाएगा हमारे देश के ऊपर। पॉलिटिकल प्रेशर जो हमारी इंडिया के ऊपर पड़ेगा, जिससे हमें नेगेटिव है जो मतलब कि इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा अपनी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। इसलिए जो हमारे देश था उसने सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस को जो प्रायोरिटी दी फर्स्ट 7 प्लान के अंदर। क्योंकि जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है जो बनाना शुरू कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा कब हुआ था, 1965 के अंदर हुआ कि जब यूएसए ने ना धमकी दी, किसको धमकी दी, अपने इंडिया को, कि हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे फूड ग्रेन अगर आपने पाकिस्तान के साथ युद्ध को नहीं रोका तो। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का पाकिस्तान के साथ क्या है, रिश्ता अच्छा नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या था, युद्ध था। लेकिन हमारा जो भारत था वो यूएसए से क्या करता था, फूड ग्रेन को, अनाज को इंपोर्ट करवाता था। यूएसए क्या करता था, फूड ग्रेन हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट करता था, इंडिया इंपोर्ट करता था फूड ग्रेन को, यानी कि फॉरेन से फूड ग्रेन हमारे देश में आता था। तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया यूएसए ने इंडिया के ऊपर कि आपको हम अनाज नहीं देंगे अगर आपने पाकिस्तान के साथ युद्ध को नहीं रोका। तो यही कारण था हमारे इंडिया का कि हमें सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी बनना है, ताकि हमें ये पॉलिटिकल प्रेशर जो झेलना ना पड़े। इसीलिए जो इंडिया चाहता था कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, ताकि हमें अनसर्टेनिटी है जो सप्लाई की वो खत्म हो जाए, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें फूड ग्रेन मंगवाना पड़ता है उनकी जो अनिश्चित है वो खत्म हो जाए, हम अपने देश में उत्पादन है जो फूड ग्रेन का करना शुरू करें। नेक्स्ट होते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इकोनॉमिक ग्रोथ मीनिंगलेस हो जाती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट सिर्फ अपनी गिने चुने लोगों को ही मिले सोसाइटी के अंदर। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो पूरे हर एक सेक्शन को, जितने भी सोसाइटी के अंदर सेक्शन, चाहे वो अपर हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे लोअर सेक्शन हो, सबको इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। अगर जो प्लानिंग की गई है इस प्लानिंग में सिर्फ कुछ लोगों का बेनिफिट हो रहा है, यानी कि मान लेते एग्जांपल के लिए रिच लोगों के फेवर में जो प्लानिंग जा रही है, तो रिच क्या होगा, और रिच बन जाएगा, जो गरीब होगा वो और भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस केस में फिर ग्रोथ का कोई मतलब नहीं रहता। ग्रोथ तो सिर्फ किसकी हो रही है, फिर रिच सेक्शन की हो रही है, पुअर की तो हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल केयरफुल है जो रखा गया कि ग्रोथ मतलब कि वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे इक्विटी हो सब में। ऐसा ना हो कि रिच और रिच हो जाए और पुअर हो जाए, पुअर को इतना स्ट्रगल करना पड़े अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ का मतलब तो इक्विटी होता है कि हर किसी को समान जो इक्विवेलेंट रखा जाए। जो बेनिफिट है ग्रोथ का वो सभी सेक्शन को मिलना चाहिए सोसाइटी के अंदर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो जिससे सोशल इक्वालिटी बढ़ेगी, और यही मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था, गोल था प्लानिंग का इंडिया के अंदर जो प्लानिंग की गई थी।
जो प्लानर्स थे उन्होंने मेन फोकस इस चीज के ऊपर किया कि हर एक सिटीजन, जितने भी सिटीजन कंट्री के अंदर रह रहे हैं, वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके। बेसिक नीड फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये सभी ज़रूरतें हर एक सिटीजन की पूरी होनी जरूरी है। इस तरीके से जो प्लानिंग की जाती थी। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव थे लॉन्ग टर्म के अंदर जो सेट किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट पीरियड गोल और ऑब्जेक्टिव क्या थे। जो शॉर्ट पीरियड गोल और ऑब्जेक्टिव थे, ये हर एक प्लान टू प्लान है जो वो डिफरेंट थे, डिपेंड करता था करंट नीड के इकोनॉमी के अंदर। करंट नीड को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान बनाए जाते थे। जो प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव थी वो स्पेसिफाई किए गए। जब फर्स्ट प्लान की शुरुआत की गई उस टाइम पे जो कंट्री थी वो बहुत ज्यादा फूड ग्रेन की शॉर्टेज से जूझ रही थी, यानी कि अपने देश के अंदर जो फूड ग्रेन था वो बहुत कम था, भूखमरी थी अपने देश के अंदर, लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं था। तो जो फर्स्ट प्लान का फोकस था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना था। मेन ऑब्जेक्ट क्या रखा गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे जो भूखमरी देश से वो हट जाए, हर किसी को भरपेट खाना जो मिले। जब फर्स्ट प्लान सक्सेसफुल रहा तो फिर प्लानर्स ने ध्यान दिया कि अब हमें फोकस है जो एग्रीकल्चर से हटा करके इंडस्ट्री की तरफ करना चाहिए। तो सेकंड प्लान के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना था। जो थर्ड प्लान था इसने फोकस किया सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि अपने देश के अंदर ही फूड ग्रेन को है जो लिया जाए, उगाया जाए, अपने देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में फूड ग्रेन हो कि हमें दूसरे देशों से जो इंपोर्ट ना करना पड़े फूड ग्रेन। और जो फोर्थ प्लान था इसने फोकस किया प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर, और जो मैन पावर है उसका प्रॉपर तरीके से पूरा यूटिलाइजेशन किया जाए। मैन पावर का फुल यूटिलाइजेशन करने और प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी रखने कि प्राइस के अंदर कोई भी अप्स एंड डाउन से जो ना जाए। जो गरीबी को हटाना मेन ऑब्जेक्ट था फिफ्थ और सिक्स प्लान के अंदर कि गरीबी जब हटाई जाए देश से। जो सेवंथ प्लान था उसने दोबारा फिर से स्ट्रेस दिया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। जो एट्थ प्लान था इसने रीइंफोर्स किया जो ऑब्जेक्टिव था फुल एम्प्लॉयमेंट का, बिसाइड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान दिया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया कि हर एक बच्चा जो शिक्षा को प्राप्त करे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट हो, हर एक इंसान जो काम करना चाहता है उसे काम मिले, रोजगार मिले, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो और लोग है जो सेल्फ डिपेंडेंट बने, और हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, हर एक बच्चा पढ़े लिखे। नाइन्थ प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी करना। 10th प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो लोगों का जीवन स्तर है उसको अच्छा किया जा सके, लोग है जो अच्छी जिंदगी को जिए। गरीबी को हटाना, गरीबी को कम करना, नई नई जॉब को क्रिएट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये फोकस किया गया था 11th प्लान के अंदर। और जो 12th प्लान था इसमें ध्यान दिया गया था कि डेवलपमेंट ग्रोथ ऐसा हो जिससे एनवायरमेंट को है जो किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, यानी कि ग्रोथ भी हो जाए और एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। यहाँ पे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का मेन मकसद था, और उसके साथ साथ जो हमारा समाज है उसमें हर एक वर्ग के व्यक्ति तक है जो लाभ पहुंचे, ऐसी कोशिश की गई थी, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ का जो मोटिव रखा गया था। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि आज तो हम उपयोग कर रहे हैं जो संसाधन है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो आने वाले टाइम में जो हमारी जनरेशन है वो भी उसको इस्तेमाल कर सके, इस तरीके से हमने प्रोटेक्ट करके चलना है उनको। वही इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जो बेनिफिट है, जो ग्रोथ है वो पूरे के पूरे सभी सेक्शंस को मिलनी चाहिए। जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, उन सबको भी है जो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट है जो उसकी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जिसमें प्लान वाइज ऑब्जेक्टिव है जो रखे गए थे फर्स्ट से लेकर के 12 प्लान तक।
प्लान और क्या उसका पीरियड रहा, फोकस किस चीज के ऊपर किया, यानी कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है। जो फर्स्ट प्लान था वो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक रहा, जिसमें मेन फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना था और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना था प्रोडक्शन, इनकम और वेल्थ का। सेकंड प्लान जो लॉन्च किया गया वो 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक चला। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे फोकस किया गया और जो हैवी इंडस्ट्री थी उनको डेवलपमेंट करने के ऊपर फोकस किया गया। थर्ड प्लान 1 अप्रैल 1961 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 1966 तक चला। इसमें जो मेन मोटिव था सेल्फ सफिशिएंसी करना फूड ग्रेन प्रोडक्शन में और जनरेशन करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, उसके अवसर है जो वो क्रिएट की जा सके, अपने देश के अंदर ही रोजगार है जो लोगों को मिले, ऐसी कोशिश की गई और जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया गया। 3 एनुअल प्लान है जो लॉन्च किए गए 1 अप्रैल 1966 से लेकर के 31 मार्च 1969 तक, जिसमें जो फोर्थ प्लान था वो 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974 तक गया, जिसका मेन मोटिव था वो एक्सलेट करना था ग्रोथ के प्रोसेस को और प्राइस स्टेबिलिटी करना था। फिफ्थ प्लान 1 अप्रैल 1974 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 1979 तक चला। इसमें जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड था उसको बढ़ावा देना था, यानी कि जो जीवन स्तर था उसको बढ़ावा मिले और फोकस किया गया था वीकर सेक्शन के ऊपर, यानी कि जो वीक सेक्शन हमारी सोसाइटी के अंदर उसके ऊपर फोकस किया गया कि उनको भी अच्छी लाइफ है जो मिले। एनुअल प्लान किए गए 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक। सिक्स प्लान 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 31 मार्च 1985 तक चला, जिसमें गरीबी को खत्म करना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना मेन मोटिव था। सेवंथ प्लान 1 अप्रैल 1985 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 1990 तक चला, जिसमें मेन मोटिव था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया जा सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। 2 एनुअल प्लान बनाए गए 1 अप्रैल 1990 से लेकर के 31 मार्च 1992 तक। एट्थ प्लान था 1 अप्रैल 1992 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 1997 तक चला, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट था कि पूरी तरीके से जो मैन पावर है उसको यूटिलाइजेशन किया जा सके, कोई भी मैन पावर वेस्ट ना जाए, फुल यूटिलाइजेशन करना है मैन पावर का और यूनिवर्सलाइजेशन किया जा सके एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि हर एक बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिले और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मजबूत होना चाहिए। नाइन्थ प्लान 1 अप्रैल 1997 से लेकर के 31 मार्च 2002 तक चला, जिसमें एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट को ध्यान रखा गया, ग्रोथ हो लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी के साथ हो, चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ है इसको भी चेक किया गया। 10th प्लान था जो अप्रैल 1 2002 से लेकर के 31 मार्च 2007 तक चला। इसमें जो मेन ऑब्जेक्ट था वो इम्प्रूव करना था क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ताकि बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी और इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कंजप्शन के द्वारा लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जा सके, यानी कि लोगों को बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी दी जा सके, बढ़िया एजुकेशन हो, इम्प्रूव लेवल का कंजप्शन हो, जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। और जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया गया इंक्लूसिव ग्रोथ को अपना करके। 11th प्लान था जो 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक चला। 11th प्लान के अंदर टारगेट रखा गया था, वो मल्टीपल टारगेट थे, सिर्फ ग्रोथ करना ही नहीं बल्कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को कम करना भी था। इसमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ सर्विस है, उसको भी बढ़ावा देना था। जो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन है जो उसकी स्ट्रेटजी बनाई गई, हाई क्वालिटी ऑफ जॉब को है जो जनरेट किया गया, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया गया। 12th प्लान था जो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक चला, जिसमें फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया। इसमें जो शॉर्ट पीरियड के ऑब्जेक्टिव थे उनको जोड़ दिया गया लॉन्ग पीरियड के ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि जो हमारे अचीव किए जा सके, जो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो ऑब्जेक्ट रखे गए थे, टारगेट रखे गए थे। जो प्लानर्स थे, प्लानर ने जरूरतों के हिसाब से जो
रीडिफाइन कर दिया गया जो सिग्निफिकेंस था हर एक प्लान का, जो ऑब्जेक्टिव यानी कि प्लान टू प्लान क्या कर दिए गए, ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिए गए जैसे जैसे जरूरत है जो महसूस होती गई प्लानर्स को। हर एक प्लान के अंदर जो ऑब्जेक्टिव था वो अलग रखा गया। जो ओवरऑल मेन ऑब्जेक्ट था वो जितने भी सोसाइटी के अंदर सेक्शन है उन सभी सेक्शन को बेटर लाइफ मिल सके, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, इसके ऊपर जो मेन फोकस किया गया था, जिसे आज के टाइम में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या थे प्लान्स के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक की फीचर्स क्या इकोनॉमिक पॉलिसी की जो परस्यू की गई है अंडर प्लानिंग टिल 1991। इस टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।